दुनिया तो जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, लेकिन अशोक की दुनिया रुक गई है। ऐसा कौन सा अपराध उसने किया है जिसकी सजा उसे इतने दिनों से मिल रही है? यह तो वही जाने। लेकिन विनीता इन सब से बहुत परेशान है। अब जब पति की यह हालत है तो बाद में उसका क्या होगा, यह चिंता उसे भी खाए जा रही है। सभी तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन शहर की भाग दौड़ से दूर आईसीयू के बिस्तर पर पड़ा कमज़ोर शरीर, छत निहारती खुली आंखें मुरझाई हुई हैं। अपलक निहार भी रही है या यूं ही खुली पड़ी है बेजान वस्तु की तरह, किसी को नहीं मालूम। न घर वालों को, न पड़ोसी को, और ना ही जूनियर डॉक्टर को। धड़कन बंद नहीं हुई है, सांस बहुत ही दबे पांव चल रही है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं जिंदा है मगर कोमा में है। कब तक उभरेंगे? उबर भी पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। जितने मुंह उतनी बातें। विज्ञान कुछ कहता है, उन्हें जानने समझने वाले कुछ और ही। शांत तो है सिर्फ अशोक की पत्नी विनीता। अशोक की हर सांस का हिसाब रखने वाली विनीता चुप है। कोई आशंका नहीं जताती, कोई ऐसा सूत्र वाक्य नहीं बोलती जिससे गुत्थी पूरी ना सही आधी भी सुलझ जाए कि बगल वाले कमरे से उसे अशोक की कोई आवाज़, कोई आहट या कोई ऐसी बात समझ आई जिसे आधी रात को अशोक अचानक कोमा में चले गए। आकस्मिक सी लगने वाली इस दुर्घटना की नींव नई पड़ी या बरसों पहले, कोई कुछ नहीं कहता। बस विनीता ने बात बात पर चीखना, कटाक्ष करना छोड़ दिया है, जो अनजाने में ही उसकी आदतों में शामिल हो गया था और जो अशोक के सामने अधिक प्रखर हो उठता। अब वह आईसीयू में है, कोमा में। विनीता के व्यंग बाण उसे बेध नहीं सकते। वह निश्चिंत है, विनीता की चीख और झल्लाहट से दूर। विनीता घुट रही है और कोमा में पड़े अशोक सिंह शांत चित्त जान पड़ते हैं। कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं। क्या हुआ, डॉक्टर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा बेटा अमित उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, सो बाकी सब बात की सहूलियत है। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी सब उससे ढंग से और अदब से पेश आ रहे हैं। 6 दिन बीत गए। सीनियर डॉक्टर कहते हैं कोई सदमा लगा है, मगर जल्दी होश में आ जाएंगे। सबको पहचानने लगेंगे, सबसे बात करने लगेंगे। मगर हुआ क्या? किस बात का सदमा लगा? कहीं फ़ोन पर कौनों से बात तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, इतना कमज़ोर मन नहीं है उनका। ज़रूर कोई बड़का बात है, जेई छिपाएगी चाहे रहत। हॉस्पिटल के अटेंडेंस सीट पर बैठी विनीता बुदबुदाती रहती। 55 को पार करती विनीता अपने जिला से कभी बाहर नहीं निकली, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, पिता से सिर उठाकर बात नहीं की। पढ़ा लिखा सुंदर लड़का मिल गया, हाथ पीले कर दिए गए। पति अशोक बैंक में कैशियर रहते रहते मैनेजर होकर रिटायर हुए। 2 बेटा बहू, 2 बेटी दामाद, सबका बाल बच्चा, नाते रिश्तेदार से भरा पूरा परिवार। एक औरत को और क्या चाहिए? बस सुहाग सलामत रहे। वह फिर बुदबुदाई। अशोक ने किसी जिम्मेदारी को निभाने में कसर नहीं छोड़ी। बस सालों बाहर नौकरी करते करते घर ही उन्हें पराया लगने लगा। कभी रसोई में नहीं घुसते। 3 मंजिले मकान में भी बैठक से अपने कमरे तक की अपनी सीमा में विचरते। रिटायरमेंट के बाद सोचा था पति पत्नी चैन की जिंदगी जिएंगे। कहाँ मालूम था जिस पति के साथ का वह वर्षों से मंसूबा बांधे बैठी रही, वह कब का पराया हो चुका है। बात खुलते खुलते खुली तो क्या झगड़ा फसाद कर उसने पति को वापस इस घर में पूरे परिवार के साथ रहने के लिए विवश कर भी दिया तो क्या वह अशोक को पा सकी? क्या अशोक वास्तव में लौट सके? क्या इस घर में वे अपनेपन की महक पा सके? क्या इस वापसी ने उनसे उनकी ज़िंदगी छीन नहीं ली? हाँ, रोबोट ही तो हो गए थे। 3 बरस हो गए रिटायर हुए। 1 साल तो यहाँ वहाँ करते रहे, मगर पत्नी की धमकी से तंग आकर 1.5 साल पहले सारी साजो सामान के साथ अपने आप पहुँच गए। यह उनकी अपने घर में वापसी थी या उस घर से जबरन विखंडन, पता नहीं। कुछ सामान पहले भी ले आए थे। जाने किस मुँह से कपड़े का एक बैग रख छोड़ा था वहाँ, और कुछ किताबें, डायरिया वगैरह। शायद उस घर में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। शायद वहाँ की दरो दीवार से प्यार हो गया था, तभी तो रहे ना रहे किराया भरते जा रहे थे।
मगर लाख चिल्ला चिल्ली के बावजूद वहाँ से संबंध खत्म करने को तैयार ना होते थे। वह बैग उस घर से जुड़े रहने की कड़ी थी। आह, ये आज उसकी समझ में आ रहा है। कितना मुश्किल होता है संबंध की रेखा को रगड़कर मिटा देना, खासकर जब दिल इसके लिए तैयार ना हो। प्रिया का ब्याह हो गया, वे अकेले और हो गए। 1 साल में उन्हें कभी खुलकर हंसते बतियाते नहीं देखा। घड़ी की सुई के साथ शायद अपनी दिनचर्या का समझौता कर लिया था उन्होंने। किसी से कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं मांगते। सुबह सुबह पहले उठते और टहलने निकल जाते, वापस आकर बैठक में टिक जाते। चाय वहीं पहुंचा दी जाती। वह किसी से बात ना करते। एक अनकही पीड़ा दोनों को साली जाती और शीत युद्ध छिड़ा रहता। पहले तो तू मैं होते होते झगड़े की नौबत भी आ जाती, मगर अब वे उसके कहे का जवाब ही ना देते। कुछ दिया तो खाए, नहीं तो उठाकर कहीं निकल जाते या कमरे में सोए पड़े रहते। ना पढ़ना, ना पहले की तरह घंटों टीवी देखना। छोटी बेटी प्रिया जब तक ब्याही ना गई थी तब तक वही आगे पीछे डोलती रहती। पिता की दुलारी जो ठहरी। अशोक उसे बाबू कहकर बुलाते। उसे कभी डांटा हो याद नहीं पड़ता। हाँ, बेटों को पढ़ने और आगे बढ़ने नसीहत हर छुट्टी में देते रहते। उस समय वह भी और बच्चे भी उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करते। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने कभी पिता की उपेक्षा नहीं की। कोशिश करते रहे कि किस तरह पिता वापस अपने घर हमेशा के लिए लौट आएं, और शायद इसी भरम में अशोक लौटे भी कि बच्चों को अब भी उनकी ज़रूरत है। अशोक की वापसी के लिए अपनी ज़िद का कारण तो वह जानती है, मगर बच्चों की जिद का कारण क्या रहा होगा? पिता से प्रेम, उनके साथ की इच्छा, या रिटायरमेंट के बाद भी पिता का किसी के घर पेइंग गेस्ट बनकर रहना? इससे उनके सम्मान को चोट पहुंच रही थी, या कि जग हंसाई के भय से आक्रांत थे वे? नहीं चाहते होंगे कि उम्र के इस ढलान पर आकर पिता की बनी बनाई इज्जत धूल में मिल जाए, या कि अपनी इज्जत बचाने की खातिर? कारण जो भी रहा हो, अब इतना तो वह समझ चुकी है कि कारण वह नहीं थी। बच्चों ने उसकी पीड़ा समझी और इसीलिए पिता को विवश किया। यह इतना ही बड़ा झूठ था जितना बड़ा झूठ उसके लिए अशोक की वापसी थी। एक थका हारा पिता लौटा था, पति नहीं, व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। तभी तो घर उनके लिए जेल हो गया। वे सब ड्यूटी पर तैनात सिपाही। हॉस्पिटल में अटेंडेंट की कुर्सी मानो उससे चिपक गई, जिसे चाह कर भी वह छोड़ नहीं पा रही थी। नाक पर ऑक्सीजन का मास्क चढ़ाए अशोक का चेहरा भावविहीन मुंदी आंखों वाला पुतला जान पड़ता। कभी शीशे के पास आकर वह इस पुतले को निहारती, कभी झट से जाकर अपनी कुर्सी पकड़ लेती। अशोक के साथ साथ इस कुर्सी के छूट जाने का भय उसे आक्रांत किए रहता। सुबह नहा धोकर आना और बिना काम की चीज या फालतू गठरी सी अपनी जगह पर जम जाना, यह उसे अपनी नियति लगने लगी। यह कुर्सी ही तो है जो अब तक उसके अस्तित्व बोध को बनाए रखी है। बाकी सब तो भूल ही चुके हैं कि माँ भी है, जिंदा और सचेत। वे बारी बारी से आते, डॉक्टर से कुछ बात करते और हड़बड़ी में निकल जाते। छोटा बेटा वकील है, वह जाने क्या हिसाब किताब करता रहता है। कभी कभी जब वह रात को अपने नीचे वाले कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है तो ऊपर से दोनों भाइयों और बहुओं की तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे बहस छिड़ी हो। कोई उससे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं पूछता। दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती हैं। दिन भर कुर्सी का अपनापा सीने से लगाए वह भी चुपचाप अपने कमरे में सिमट जाती हैं। पोते से जी भर बात किए लगता है जमाना हो गया है। उसे भी फुर्सत कहाँ है। जल्दी सोएगा, सुबह स्कूल भी जाना है, इसीलिए उसके माँ बाप भी जल्दी सोएंगे। ऐसे में कोई भला उससे दिन भर की थकान कैसे पूछे। उसे लगा जैसे अशोक ने अस्पताल में जाते ही घर में बरसता अकेलापन और खामोशी उसके नाम वसीयत कर दी है। वह वही ठीक उसी बिंदु पर टिक गई है जहाँ पिछले 1 वर्ष से अशोक टिके रहे थे। काश वह पहले समझ पाते, काश अशोक भी उसकी रुखाई का कारण समझ पाते,
पाने की कोशिश में हम आपको खो दिए। अपने कमरे में लगी डबल बेड पर अकेली बैठी वह सिर झुकाए बुदबुदाती रही। बूंदे चुप्पी साधे झड़ती रही। माँ, हॉस्पिटल के पास मुझे क्वार्टर मिल गया है। कल हम वहीं शिफ्ट होंगे। पापा को देखना भालना भी आसान हो जाएगा। वैसे भी वहाँ किसी के होने ना होने से अभी क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम भी बिला वजह रोज़ परेशान होती हो। जब कुछ बात होगी तो मैं सुधीर को फ़ोन कर दूंगा, वह तुम्हें लेता आएगा। मगर बेटा, आगे वह कुछ कह नहीं सकी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसका गला दबा रखा हो। उसकी चित्कार अंदर ही अंदर घुटकर उसे बेदम कर देगी। अशोक की मौन की पीड़ा को अपने जीवन में सहजता से जीने को वह तैयार ना हो पाई। वह चीखना चाहती थी, मगर लाख कोशिशों के बावजूद कंठ से स्वर न फूटे। बेटा अमित बिना उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए हॉस्पिटल जा चुका था। आज से वह हॉस्पिटल की उस कुर्सी से भी महरूम कर दी गई है जिससे महीने भर का अटूट संबंध रहा। हॉस्पिटल का आईसीयू कक्ष उसकी आंखों के सामने घूम गया, जहां से शीशे से चिपक कर वह अंदर बेजान पड़े पति को निहारा करती थी। अचानक उसे अपनी दुनिया उजड़ती जान पड़ी। सब कुछ पकड़ से छूटता हुआ सा वह चकित होकर अपने आसपास निहारने लगी। यह मकान जिसे खुद खड़े होकर उसने बनवाया था, फिर जिसे घर की शकल देने में उसने अपने आप को खपा दिया। बच्चों की पढ़ाई को कारण बनाकर खुद को इस मकान का पहरेदार बना डाला था। अशोक चुप्पी साधे पिछले 20 बरस से एकाकी जीवन जीता रहा। जाने कैसी कैसी जगह और किन किन परेशानियों को अकेला झेलता रहा। तबादला दूर होने पर भी महीने में एक बार चक्कर लगा जाता। बच्चों का चेहरा देखकर मुस्कुरा देता। उसे याद आया अल्मोड़ा की ठंड वह एक सप्ताह भी न झेल पाई। इसी तरह रामपुर की एक छोटी सी सुविधा रहित क्वार्टर में उसका दम घुटता था। तब कहाँ सोचा उसने कि कैसे अकेले घर ऑफिस संभालता होगा वह, कैसे और क्या बना और खा पाता होगा। फिर भी उसने कभी उफ नहीं किया। मीलों दूर होने पर भी बच्चे उनकी अदब करते थे, वह निश्चिंत रहा करती। पिछले कुछ वर्षों से शक की बुनियाद पर जवान होते बच्चों के सामने अशोक को बेइज्जत करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कारण था अशोक का बाहर खुश रहना। उसे पक्का विश्वास था कि अशोक के चरित्र में गिरावट आई है, इसीलिए वह घर नहीं आना चाहता। वह भूल सी गई कि बढ़ती उम्र यात्रा की क्षमता घटा देती है। फिर पहले भी तो वे महीने में एक बार आते थे। फिर क्यों वह अपने और अशोक के संबंध को लेकर तब सजग हुई जब वे 60 के हो चले? किस बात का डर था उसे? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि के खो जाने का या कुछ और? पासबुक तो हमेशा उसके पास ही रहा है, पैसे का हिसाब भी। उसे याद आया एक बार 50,000 रुपये निकाले जाने पर किस तरह बेटे बहू के सामने उसने अशोक को जलील किया था। पूरी जिंदगी मर मर कर खटने के बाद भी वह अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करने को भी स्वतंत्र नहीं रहा। बच्चों के बड़े होने पर जिन बेटों को उसने मालिक और अशोक को अपने ही घर में मेहमान बने रहने पर मजबूर कर दिया, आज दोनों भाइयों ने जिस समझदारी से उसकी आंखों में धूल झोंक कर आपस में धन और मकान का गुपचुप बंटवारा कर लिया। साफ जाहिर था कि उन्हें पिता की हॉस्पिटल से वापसी की ना चिंता है ना ही इच्छा। वह अपने ही घर में बेघर सी महसूसने लगी, रेत में धंसती हुई, अपने जीवन के निशान ढूंढती हुई। ये हमसे क्या हो गया? क्या हमारे होने का कोई मोल नहीं? बाप के हॉस्पिटल में जाते ही बच्चा हम सबसे कैसे नज़र फेर लिया। वो आंख मूंद ले तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। हम जिंदा हैं और यही सच है। उसने अपने आप को सांत्वना दिया। वो जिंदा है, अब भी वही मालिक है इस घर की। वह हार नहीं मानेगी, साथ भी नहीं छोड़ेगी। साथ, काश वह साथ निभा पाती। दिल के किसी कोने में हुक्सी उठी। कतरा कतरा चूना है, चिंद चिंद होकर बिखरने नहीं देगी। अनपढ़ है तो क्या हुआ, दुनियादारी की समझ है उसे। इलाज के नाम पर बेटों ने न जाने कितने चेक पर उसके अंगूठे के निशान लिए हैं। क्या मकान के कागज पर भी? वह कांप सी गई।
बरसों बाद उसे अपने जीवन में अशोक की उपस्थिति के महत्व का एहसास हुआ। वह क्षण भर अविचल खड़ी रही, खोई खोई सी। फिर अपने कमरे में निकल अशोक के कमरे में उसी बिस्तर पर जा लेटी जहाँ पिछले 1.5 बरस से अशोक अकेले सोते रहे। साथ खाना पीना, बातचीत, सोना उठना, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था उनके बीच। उसी ने ख़त्म करने की पहल की थी। आज सुलगते क्षणों की राख ढूंढने और चुटकी भर भी मिल जाने पर उसे सहज लेने को एक बार की मन तड़प उठा। अब क्या ढूंढ रही हो विनीता? कान के पास कोई आकर फुसफुसाया। उसने झट से आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा छाया था। बाहर के कमरे में 0 बल्ब जल रहा था। अनहोनी की आवाज़ है या मेरा वहम? कहीं अशोक को खो देने की आशंका मात्र से वह दहल उठी। डॉक्टर अमित, आपके पिता की स्थिति में बहुत फर्क नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मगर कभी कभी चेंजेस रिकॉर्ड हुआ है। कुछ तो है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। प्रे टू गॉड। सीनियर डॉक्टर अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले और आगे बढ़ गए। अमित ने शीशे से अंदर झांका। पिता के कमज़ोर शरीर में उसे कंपन का एहसास हुआ। वह आंख गड़ाए उनकी ओर देखता रहा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मन का वहम समझ वह पलटा और दूसरे वार्ड में मरीजों को देखने लगा। रह रह कर उसे पिता के शरीर में उठते कंपन की ओर ध्यान हो आता। और यहाँ अशोक निश्चिंत भाव से अपनी दुनिया में विचरते रहे। स्टेट बैंक, लोगों की लंबी कतार, गुलाबी सलवार कुर्ती में बार बार दुपट्टा संभालती युवती, उम्र यही कोई 40 के करीब, हाथ में कोई कागज़ लिए परेशान सी इधर उधर ताकती हुई, शायद किसी मददगार की तलाश में। वह अपने केबिन से उसे बीच बीच में निहारता हुआ इच्छा होती उसकी परेशानी जाने और सुलझा दे, मगर बाकी लोग हंगामा खड़ा कर देंगे सोचकर चुपचाप अपनी फाइल में सिर खपाता हुआ। अरे कहाँ गायब हो गई? अचानक उसे सामने न पाकर जाने क्यों वह बेचैन सा हो गया था। मैडम, उस दिन आपका काम हो गया था? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे सामने पाकर उसे टोकने की पहल की। अचानक अजनबी की टोक से वह थोड़ा सकपकाई। फिर स्टाफ जानकर निश्चिंत भाव से बोली, जी हाँ, दरअसल डीपीएस के सभी टीचर्स को यहाँ खाता खुलवाना ज़रूरी है। सैलरी यहीं आएंगी, सो उस दिन खाता खुलवाने आई थी, नहीं तो सैलरी मिलने में परेशानी होती। साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसने अपनी बात पूरी की और आगे बढ़कर बैंक में प्रवेश कर गई। महीने की पहली तारीख की वह बेसब्री से प्रतीक्षा करता। वह आती, काउंटर पर कुछ कुछ करती, फिर नज़र मिलने पर मुस्कुराती और चली जाती। वह एक ठंडी आह भरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस युवती के प्रति आकर्षण का क्या कारण है। क्या वह उससे प्रेम करने लगा है? नहीं, यह संभव नहीं। अंदर से आवाज़ आती। वह सिर को झटके देता, अपने बच्चों को याद करता और काम में डूब जाने की पुरजोर कोशिश करता। 1 बरस जाड़े की धूप की तरह निकल गया। वह अब तक उसका नाम तक ना जान सका, कभी बहुत कोशिश भी नहीं की, मगर कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में उसे बड़ी सी जगह मुहैया करा दी थी, जिसे स्वीकारने से वह अभी भी कतराता रहा। नए साल की छुट्टी पर इस बार घर जाने का मन ना हुआ। 1 तारीख को सड़क युवक युवतियों की युगलबंदी से गूंज रही थी। दोपहर की गुनगुनी धूप में खड़ा वह बालकनी से आते जाते लोगों के हाव भाव का बेमतलब जायजा लेता रहा। एक अनकही, अनसुनी, अव्यक्त बेचैनी अंदर मची थी। विनीता ने फिर पैसे को लेकर घर पर महाभारत छेड़ दिया था और गुस्से में उसका हाथ उठ गया था। पहली बार आते समय विनीता दरवाजे तक भी ना आई। अमित से भी मिलना ना हो सका था। सुधीर आया था विदा करने। साल के अंत ने पति पत्नी के बीच टूटने की गांठ लगा दी। फिर ना उसने फ़ोन किया ना विनीता ने। नया साल चुपचाप आया दबे पाँव। कई बार जी में आया फ़ोन करे, सॉरी बोल दे, मगर अहम आड़े आ जाता। अंदर बैठा पुरुष चीखता, क्या मुझे अपने कमाए रुपए खर्च करने का जरा भी हक नहीं? क्यों मैं अपने मित्रों संबंधियों के सामने चुप्पी साधे रहूं जब उन्हें मदद की ज़रूरत हो? नहीं समझती, ना समझे, गवार कहीं की। आप मंदिर भी आते हैं? पीछे से स्त्री की आवाज़ सुनकर वह पलटा तो सामने उसे देखकर हैरत में पड़ गया।
सिर पर दुपट्टा डाले, हाथ में पूजा की थाली लिए वह मुस्कुरा रही थी। शायद जवाब के इंतज़ार में थी। हाँ, कभी कभी आ जाता हूँ। जानकर अच्छा लगा। आप हमेशा आती हैं? जब भी अवसर मिलता है। पहली बार उसने उसे गौर से देखा। ये हुआ रंग, तीखे नैन नक्श, विचित्र सी सादगी लिए, निर्मल गंगा सी। आप अब बैंक नहीं आती? अब बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पास में दो दो एटीएम हैं। रुपए डालने और निकालने की सुविधा जब एटीएम में उपलब्ध है तो क्यों टाइम वेस्ट करें। उसने उसकी तरफ भरी निगाह से देखा, मानो अपनी बात पर स्वीकृति चाह रही हो। आप यहीं पास में रहती हैं? नहीं, बहुत पास भी नहीं। अब चलती हूँ, शाम घिर आई है। क्या फिर मुलाकात होगी मैडम? माधुरी, आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। आते जाते यूं ही मुलाकात हो ही जाएगी। वह मुस्कुराई, पलटी, रिक्शा बुलाया, बैठी और देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। उसने महसूस किया मुस्कान की हल्की रेखा उसकी होठों पर भी उभर आई है। अब अशोक शनिवार को नियत समय पर मंदिर पहुंच जाता। दफ्तर खुला हो तो सीधे दफ्तर से या फिर घर से सज सवर कर। उसे लगने लगा कि ईश्वर ने उसके अकेलेपन पर तरस खाकर एक साथी भेज दिया है। वह देवी की प्रतिमा के आगे सिर नवाता और भीड़ से बाहर निकल जाता। परिसर में इधर उधर घूमते हुए मुख्य द्वार पर नज़र टिकाए रहता। कभी वह दिखती, कभी भीड़ में गायब हो जाती और वह हथेली से सीने को मलते हुए अपनी अनबूझ पीड़ा को दबाने का प्रयास करता हुआ लौट जाता। वह जितना समझना चाहता उतना ही अपने आप से उलझ जाता। इतने लंबे अरसे बाद भी वह माधुरी की दोस्ती चाहता है या उससे अधिक कुछ और। माधुरी ने पिछली मुलाकात में अपना मोबाइल नंबर दिया, मगर यह कहते हुए कि बहुत ज़रूरी हो तभी फ़ोन करें, अन्यथा नहीं। तभी उसने बताया था कि वह अपनी रूममेट के साथ किराए पर रहती है। उसकी रूममेट LIC ऑफिस में नौकरी करती है, मगर उसने कभी जानने की इच्छा जाहिर नहीं की कि वह कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, परिवार में कौन कौन है, वगैरह वगैरह, जैसा कि आम तौर पर स्त्रियां करती हैं। हाँ, वह जो भी बताता उसे बड़े ध्यान से सुनती और ज़रूरत समझने पर सलाह भी देती। उस समय भूल सी जाती कि वह उससे बहुत छोटी है। छोटी छोटी मुलाकातों ने बड़ी मुलाकातों के लिए दरवाज़ा खोला। औपचारिकता चुपचाप विदा हो गई और सहजता ने पैठ बना ली। आपका संबोधन तुम में बदल गया और एक दिन दोस्ती ने भी अनजाने में नया लिहाफ ओढ़ लिया। दुनिया बदलने लगी, वह बचने लगा, मगर माधुरी, वह तो कोक की सिहरन लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी एक ही जिद थी कि बच्चे को जन्म देगी। एबॉर्शन। एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया था माधुरी ने। तुमने सोचा भी कैसे? झूठे हो तुम। सारे मर्द एक से होते हैं। पहले पीछे पीछे दुम हिलाने वाले, प्रेम की दुहाई देने वाले, अकेलेपन का स्वांग रचने वाले। छी है तुम पर। कायर, कमज़ोर। जाने और क्या क्या कहती हुई वह सर पर दौड़ती हुई मंदिर परिसर से निकल गई थी। चौथे महीने का उभार पेट पर नजर आने लगा था, जो नौकरी खतरे में पड़ने की गवाही दे रहा था। वह नज़र नहीं आई। सप्ताह, महीना, कितने ही महीने आए गए। वह घर जाता, बढ़ते बच्चों के साथ समय बिताता, पत्नी के साथ उसके मन की पूर्ति करता। विनीता माधुरी का रूप ले लेती, मगर व्यवहार एकदम उलट। वह अवचेतन से बाहर निकलता, वापस लौटकर काम में पिल जाता। माधुरी के साथ बिताए समय का एक एक क्षण उसे अवचेतन में जिंदगी की घोट देता, मगर मन में फांस अटकी थी तो विनीता को लेकर। वह खुद को विनीता का दोषी मानने लगा था। माधुरी, वह सामने माधुरी को अचानक खड़ी पाकर अचकचा गया। उसकी काया छिन्न हो चली थी। माधुरी ने उसकी तरफ हिकारत भरी नज़र से देखा और खाता बंद करवाने की प्रक्रिया में लग गई। वह वहाँ से उठकर भाग जाना चाहता था, कहीं भी जहाँ माधुरी का सामना ना करना पड़े। कहीं माधुरी ने बैंक में उसके अपने संबंधों की चर्चा कर दी तो क्या होगा? उसकी नौकरी चली जाएगी, बीवी बच्चे, सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। एकाएक वह पसीने से नहा उठा। माधुरी उसके सामने से निकल गई, बिना उसकी ओर देखे, जैसे वह वहाँ ही नहीं थी। माधुरी उसकी उपस्थिति को खारिज करके जा चुकी थी।
रात अपने अंधेरे जबरे फैलाए उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। वह भागकर रोशन कमरे में छिप जाने को आकुल होने लगा। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथ में खून से सने किसी शिशु के कपड़े का अधखुला पैकेट हिलडुल रहा था। पैकेट के ऊपर लिखा था अशोक सिंह और अंदर शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था हत्यारा। वर्षों गुजर गए। वह सब छोड़कर घर चला आया था, मगर माधुरी कहीं गहरे बैठी साथ चली आई और हर पल एकांत के छड़ों में उसे झकझोरती, उसके विवेक पर दस्तक देती रहती। विनीता की चिक चिक से बचने के लिए आखिरकार उसे पुराने शहर दोबारा आना पड़ा था। बचा खुचा सामान ले जाने ना चाहते हुए भी वह साथ लेकर लौटा था। माधुरी की गंध के साथ ही उसके पागल होने की खबर, शिशु की मौत का बोझ और गहरा अपराध बोध। डॉक्टर, पेशेंट ने अभी उंगलियां हिलाई। नर्स चिल्लाई। अशोक सिंह का भावहीन चेहरा अचानक रंग बदलने लगा। अमित ने घर पर फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने मरीज की हालत देखकर घर वालों को मिलने की इजाज़त दे दी। अशोक की मुंदी पलकों में माधुरी की हिकारत भरी दृष्टि बसने लगी। कान हत्यारा के शोर से परेशान होने लगे। हलक से आवाज़ फूटने को आतुर हुई। माफ़ कर दो, लेकिन फूट ना सकी। शिशु की मृत्यु से विक्षिप्त हुई पागल खाने में भर्ती माधुरी भी उस रात खामोश हो गई थी, हमेशा के लिए। अशोक सिंह ने उस रात अपने दरवाजे पर भी उस सन्नाटे का शोर सुन लिया था। माधुरी की हिकारत भरी दृष्टि, खून सना शिशु का कपड़ा और सन्नाटे से उभरे शोर की दस्तक। उसने भी आखिरी सांस भरी और चुपचाप चल दिया। सब कुछ खत्म हो गया। पति के मौत की खबर सुनकर विनीता सन्न रह गई और साथ ही साथ बेटे बहुएं भी। उन्हें तो कभी लगा ही नहीं था कि अशोक यूँ साथ छोड़ देंगे। आज अशोक को गए पूरे 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। विनीता जैसे तैसे अपने को उबार पाई है, लेकिन जैसे उसने सोचा था कि बेटे बहू उसे नोच खाएंगे और उसे घर से निकाल देंगे, लेकिन वह गलत थी। यह तो उसकी अपनी सोच थी। इसी सोच के चलते ही अशोक के साथ कभी उसकी एक छत के नीचे बनी नहीं। उसने तो अपने पति पर भी बहुत शक किया था, लेकिन यह तो उसकी अपनी औलादें हैं। हम क्यों दूसरों के औलादों की तुलना अपने औलादों से करने लगते हैं? कितने गलत विचार थे उसके। बेटे कहते, मम्मी आपको हम कभी पापा की कमी खलने नहीं देंगे। आप चिंता ना करें, हम सब हैं। आपको कभी कोई दुख नहीं देंगे। पापा के पेंशन पर सिर्फ आपका अधिकार है। आप चाहे पेंशन के पैसों का कुछ भी करें, हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर कभी लगे कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है तो बेझिझक कान पकड़कर डांट देना, लेकिन कभी भी मन में घुटन मत पालना। अब आपके अलावा हमारा है कौन? फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।